तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी फैमिली का, अपनी फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख रहे होंगे। सो बच्चों, आज हम क्या समझने वाले हैं? आज के इस वीडियो में आप सभी को समझने को मिलेगा क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। ये पार्ट 2 रहेगा। आप सभी को पता है पार्ट 1 की वीडियो पहले ही मैंने आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है, तो पार्ट 1 की वीडियो देख लेना। थोड़ा सा लेट हो गया है पार्ट 2 को लाने में, लेकिन आगे की वीडियोस आपके लिए जल्दी से जल्दी आती रहेंगी, है ना। तो आप लोग कमेंट में बता दिया करो कि सर जल्दी से, जितना ज्यादा आप कमेंट करते हैं तो उतनी ही जल्दी कोशिश मैं करता हूं कि आप लोगों के लिए अगली वीडियो लाई जा सके, है ना। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगली वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी, है ना। देखो, आप अगर पार्ट 1 को देखे हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमने पार्ट 1 में पंचायत की भूमिका, मुगल ग्रामीण समाज में जो पंचायत की भूमिका थी उसको हमने समझ लिया था, है ना जी। देखो, ये पंचायत और मुखिया वाला टॉपिक था हमारा, जो कि हम लास्ट क्लास में हमने समझ लिया था। आज की इस वीडियो में हम इससे आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा ग्रामीण दस्तकार, इसको हम समझने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे तो भाई बहुत सारी चीजें मैंने लिख रखी है, लेकिन एक आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस टॉपिक को। सबसे पहले आप सभी को समझना है कि आखिर दस्तकार का मतलब होता क्या है। दस्तकार से हम क्या समझते हैं, है ना। तो दस्तकार यानी कि यहाँ पे शिल्पकार। जैसे शिल्पकार आप लोगों ने हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर में शिल्पकार समझा, है ना जी। शिल्पकार, तो शिल्पकार बोल दो या फिर दस्तकार बोल दो, एक ही बात है। अब भैया होते कौन है शिल्पकार? तो शिल्पकार या फिर दस्तकार हम उन्हें कहते हैं जो कि हाथों से चीजों को बनाता हो, है ना। जैसे कि मान लो मैं मिट्टी के बर्तन को बनाने का काम कर रहा हूं, या फिर मैं खिलौने बनाने का काम कर रहा हूं, या जो भी ऐसे मैं काम कर रहा हूं जो कि हाथों से हो रहा है, वो सब दस्तकारी का काम हो जाएगा, यानी कि शिल्पकारी का काम हो जाएगा। तो शिल्पकार या दस्तकार एक ही बात है। जिनको हम शिल्पकार बोलते हैं उनको हम दस्तकार भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो मुगल ग्रामीण समाज में दस्तकारों की जो संख्या थी, यानी कि शिल्पकारों की संख्या थी, वो बहुत ही ज्यादा थी। ऐसा माना जाता है कि कई गांवों में लगभग 20% जो घर होते थे वो दस्तकारों के होते थे, है ना। कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच में ना फर्क करना मुश्किल हो जाता था। मतलब आप ये पता नहीं लगा सकते हो कि कौन दस्तकार है और कौन शिल्पकार है। इस बात का पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, क्योंकि क्या होता था कि जो किसान होते थे, अब भाई दस्तकार तो अपना काम कर ही रहे हैं, जो दस्तकार है वो अपना काम तो कर ही रहे हैं, हाथों से चीजों को बना ही रहे, लेकिन कई बार क्या होता था, ये किसान जो होते थे ना, अब भाई मतलब फसल की बुआई और निराई के अगर समय की हम बात करें, कटाई, बुआई से लेकर कटाई के बीच में या दूसरे सीजन में जो भी टाइम उनको मिलता था, खाली समय जो मिलता था, खाली टाइम में क्या करते थे, जो किसान होते थे वो दस्तकारों का काम करते थे। जब भी इनको खाली वक्त मिलता था तो ये मतलब मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं या फिर खिलौने बना रहे हैं, है ना, या फिर वस्त्रों की रंगाई कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से उस दस्तकारों का काम कर लिया करते थे, जिसके वजह से क्या होता था कि कई बार किसानों और दस्तकारों के बीच में फर्क करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। ऐसे क्वेश्चन आता भी है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि ग्रामीण समाज में दस्तकारों और किसानों के बीच में फर्क करना क्यों मुश्किल हो जाता था। ये लॉजिकल क्वेश्चन बनता है, तो आपको यहां से यही सारे पॉइंट्स बताने थे, है ना। देखो, आप इस पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं, एक बार रीड करेंगे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। यही सारी बातें यहाँ पे आपको दे रखी है। जैसे कि ये जो दस्तकार थे क्या करते थे, रंगरेजी यानी कि कपड़ों को रंगने का काम करते थे, कपड़ों पे छपाई करने का काम करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, या फिर खेती के औजार वगैरह बनाने का काम करते थे। उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम से फुर्सत होती थी, है ना, जैसे कि बुआई और सुहाई के बीच का जो मौसम होता था, या फिर सुहाई और कटाई, सुहाई आई थिंक मेरे हिसाब से आपका जो फसलों में से जो खरपतवार वगैरह होते हैं उसको हटाने का जो सीजन होता है, मेरे ख्याल से उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों मौसमों के बीच में जो भी खाली टाइम उनको मिलता था उसमें वो क्या करते थे, दस्तकारी का काम किया करते थे। जो बात मैंने आपको बताया सेम चीजें आपको यहाँ पे डिट्टो लिखने मतलब देखने को मिल जाएगा, है ना जी। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोनों पेज का, है ना। आगे आ जाओ। देखो, इसी टॉपिक में आप देखेंगे जो ग्रामीण दस्तकार है उसी में आपको मिरास या फिर बतन, ये इसका मतलब क्या है, मिरास या फिर बतन, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई वर्ड है, इसको आप लोग समझिए। देखिए, कुम्हार, कुम्हार को भी हम दस्तकार के श्रेणी में रखेंगे। लोहार की बात कर लो, बढ़ई की बात कर लो, नाई की बात कर लो, यहां तक कि सुनार, सुनार, ठीक है, सुनार भी कहीं ना कहीं शिल्पकारी कहलाएंगे, क्योंकि सोने से चीजों को बनाते हैं, है ना। जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवा गांव के लोगों को देते थे, है ना। ये लोग क्या करते थे, गांव के लोगों को अपनी सेवा देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीके से सेवाओं की अदायगी करते थे। मतलब उस समय पैसों का प्रचलन बहुत ही कम था, तो बदले में जैसे मान लो कि मैंने कोई सेवा दी,
तो बदले में मेरे को कुछ और मतलब कुछ भी चीजें दे देंगे, जमीन का टुकड़ा दे देंगे, तो उसके हिसाब से हम अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखो आगे क्या लिखा है, आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था या फिर गांव के जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था, है ना। कई बार क्या होता था कि इन्होंने जो भी सेवाएं गांव के लोगों को दी तो उनको फसल का कुछ हिस्सा दे दिया कि भाई ये रख लो, क्योंकि कैश का उतना प्रचलन उस समय नहीं था, है ना। तो फसल का कोई हिस्सा दे दिया या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा दे दिया कि भाई ये रख लो चलो। शायद कोई ऐसी जमीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार होती थी, ऐसी जमीन जो कि खेती लायक है लेकिन उसमें खेती नहीं हो रही है, तो ऐसी जमीनों को इन लोगों को ये जो दस्तकार है उनको दे देते थे। महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मिरास या फिर वतन बन गई, मतलब कि ऐसी जमीनों को, ये जो जमीनें थी जो कि दस्तकारों को उनकी सेवा के बदले महाराष्ट्र में दी जाती थी, है ना। महाराष्ट्र की बात की जा रही है, ठीक है। तो दस्तकारों को जो भी जमीनें आम लोगों ने उनकी सेवा के बदले दी उसको क्या बोला गया, मिरास या फिर वतन बोला गया। याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आएगा मिरास या फिर वतन क्या मतलब होता है इसका, है ना। एमसीक्यू में आ सकता है पूरे चांसेस है। एक इसी में आपको जजमानी व्यवस्था या जजमानी प्रथा देखने को मिल जाता है कि जजमानी व्यवस्था या फिर जजमानी प्रथा का मतलब क्या है, इसको समझिए। देखिए बंगाल, अब यहाँ पे बंगाल की बात हो रही है, अभी इससे पहले हमने बात किया महाराष्ट्र, मिरास या फिर वतन की हमने बात की, वो भी जमीन का एक हिस्सा होता था, लेकिन उसकी बात हमने किस संदर्भ में किया, महाराष्ट्र के संदर्भ में, है ना। लेकिन यहाँ पे हम बंगाल के संदर्भ में जजमानी व्यवस्था को हम कहां के संदर्भ में समझने वाले हैं, बंगाल के। देखो बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले, मतलब बंगाल में क्या होता था, जो जमींदार होते थे और दस्तकारों ने जमींदारों को मान लो कोई सेवा दी, तो जमींदारों ने क्या किया, सेवा के बदले जो लुहार होते थे या फिर बढ़ई होते थे या फिर सुनार होते थे, उनको रोज का भत्ता दे देते थे। रोज का भत्ता मतलब कि जो उनका बना, भाई जो भी पैसा बना वो पैसा उनको दे दिए, और खाने के लिए कुछ नकदी भी दे देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी व्यवस्था कहा जाता था, है ना। इस प्रथा को क्या कहा जाता था, जजमानी व्यवस्था या फिर जजमानी प्रथा, ठीक है। तो ये बंगाल में ऐसी व्यवस्था थी। हमारी बात समझ में सबको, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आ जाओ अगले टॉपिक की तरफ आओ। अगला टॉपिक है हमारा एक छोटा गणराज्य, ठीक है। इस टॉपिक में क्या समझाने की कोशिश की गई है, बहुत ही आसान टॉपिक है कि कुछ जो विदेशी यात्री, है ना, यहाँ पे 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसर जो है वो भारतीय गांवों को एक छोटे गणराज्य के तौर पे देखते हैं। छोटे गणराज्य के तौर पे उन्होंने एक तरीके से वर्णन किया, क्योंकि ग्रामीण समाज में लोग जो थे वो एक साथ मिलजुल के भाईचारे के साथ रहा करते थे, इसलिए एक छोटे गणराज्य के तौर पे भारतीय समाज का वर्णन कुछ अंग्रेज अफसरों ने किया है, ठीक है। लेकिन इसमें भी अपवाद है। आपको पता है कि ग्रामीण समाज में भेदभाव बहुत ज्यादा था। जो ऊंचे तबके के लोग थे, जो मजबूत थे, जो बहुत पैसा वाले होते थे, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, वो गरीब लोगों को दबाते थे। और जाति के आधार पर भेदभाव भाई आपको पता ही है, ठीक है। जाति के आधार पर भी बहुत ज्यादा भेदभाव हमारे ग्रामीण समाज में देखने को मिलता था। तो ये जो बात उन्होंने कहा कि भाई सब मिलजुल के रह रहे हैं, पूरी तरीके से सही नहीं है, ठीक है, पूरी तरीके से सही नहीं है। चलो जी एक बार रीड कर देते हैं फटाफट। तो छोटे गणराज्य के रूप में देखा जहां पे लोग सामूहिक स्तर पर आपसी भाईचारे के साथ संसाधन और श्रम का बंटवारा करते थे, तो ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गांव में सामाजिक बराबरी थी भाई, ऐसा नहीं था कि गांव में सब एक बराबर थे। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, मतलब कि संपत्ति पर किसी विशेष व्यक्ति का हक होता था। साथ ही साथ जाति और जेंडर, देखो जाति और जेंडर के आधार पर भी बहुत ज्यादा भेदभाव था, गहरी विषमताएं समाज में थी उस समय में, है ना। कुछ ताकतवर लोग जो होते थे वो गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमजोर वर्गों का शोषण भी करते थे, ठीक है। जो ताकतवर लोग थे, आपको पता है जमींदार होते थे, तो पूरे गांव में, पूरे ग्रामीण समाज में उनका एक नियंत्रण होता था और सारे फैसले वही सुनाया करते थे। तो इस तरीके से उनका नियंत्रण ग्रामीण समाज में बहुत ही ज्यादा था, ठीक है। कुल मिला के ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेगा। खत्म है ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, आप एनसीईआरटी बुक में देख लेना, बहुत ही छोटा टॉपिक था, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम सभी चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चले जी, बढ़े आगे, चलिए आइए देखते हैं अब क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे भाई, सीबीएसई बोर्ड वाले अगर आप देख रहे हो ना, 8 नंबर के लिए भाई, 8 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यूपी बोर्ड वाले देख रहे हैं 10 नंबर के लिए भाई, 10 नंबर में भी आ जाता है क्वेश्चन। और अगर आरबीएससी वाले देख रहे हैं, एमपी बोर्ड वाले देख रहे हैं भाई, 5 मार्क्स के लिए या फिर आपके 6 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट बन सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है जी।
अगर आपके यहाँ पे अगर 5 मार्क्स या 6 मार्क्स में क्वेश्चन है, क्योंकि लॉन्ग में ही आएगा इस क्वेश्चन, इस टॉपिक के आने के चांसेस ज्यादातर लॉन्ग में ही है, ठीक है। तो लॉन्ग टॉपिक के लिए इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाए। और मैंने आपको, आप अगर स्टार्टिंग से मेरे चैनल से जुड़े, मैं आपको बताता भी रहता हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन को करें या 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन को करें कि हमें पूरे नंबर मिल जाए। सारी चीजें मैं आपको बताता हुआ चलता हूं, है ना। तो रोशन सर स्टडी पॉइंट से जुड़े हो तो आप सभी को पता ही होगा सारी चीजें पहले से। देखो यहाँ पे हमें कृषि समाज में महिलाओं की बात करनी है कि कृषि समाज में, या फिर ये आ सकता है कि 16वीं 17वीं सदी में, क्योंकि हम 16वीं 17वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो 16वीं 17वीं सदी में ग्रामीण समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी, या फिर मुगल ग्रामीण समाज में महिलाओं की भूमिका बताइए। ऐसा टॉपिक आपके, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो जी, एक एक करके सारे पॉइंट हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे भाई, है ना। कंधे से कंधा मिला के एक साथ, है ना, खेतों में काम करते थे। अब जो भी, जहां भी ऐसे काम होंगे जिसमें बल का इस्तेमाल करना होगा तो पुरुष करेंगे, हल्के फुल्के काम महिलाएं करती थी। देखो मर्द जो थे वो क्या करते थे, खेत को जोतने का काम करते थे, हल चलाते थे। हल चलाने का काम भी मर्दों का होता था, क्योंकि भाई बैल जो है हल को खींच रहा है, उसको पकड़ना होता है। जो आई थिंक आपका इस तरीके से आपका हल होता है ना, यहाँ पे एक डंडी लगी होती है, इसको पकड़ना होता है और सीधा करके रखना होता है, बैल खींच रहे होते हैं। तो ये भी मेहनत का काम है, तो ये सारे पुरुष करते थे। साथ ही साथ बुआई जैसे काम है, निराई करना है। निराई मतलब कि वही जो फसल में से जो भी गंदी जो भी एक्स्ट्रा चीजें उसको निकालना निराई कहलाता है। या फिर कटाई का काम है, तो ये सारे काम जो है वो महिलाएं करती थी, है ना। यानी कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही खेतों में कंधे से कंधा मिला के काम किया करते थे, ठीक है जी। आ रहे बात सबको समझ में, ओके है सब कुछ, ओके है। 2 पॉइंट में आगे आ जाओ, अगले पॉइंट की तरफ आ जाओ। देखो अगला पॉइंट क्या दे रखा है कि महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने हुए थे। मतलब कि महिलाओं के बारे में, महिलाओं के जो भी जैविक क्रियाकलाप है उसको लेके कुछ अंधविश्वास थे लोगों के बीच में। जैसे कि पश्चिम भारत में जो राजस्वला महिलाएं होती थी, मतलब कि मासिक धर्म के टाइम पीरियड जब होता था, है ना, आई थिंक पीरियड्स का जो टाइम पीरियड होता था उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो उस समय महिलाएं जो थी वो हल या कुम्हार का जो चाक था उसको नहीं छू सकती थी, ठीक है ना। कुम्हार हल या फिर कुम्हार का चौक, जो कुम्हार का जो चाक होता है, चाक यानी कि चकिया जिससे कि मिट्टी का बर्तन बनता है, तो उसको छूने का हक नहीं था। साथ ही साथ बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थी, है ना। राजस्वला का मतलब आप देख लेना, आई थिंक गर्भवती होगा या फिर मासिक धर्म ही होगा, ठीक है। दोनों मेरे हिसाब से सेम ही है, तो एक बार आप लोग सर्च कर लेना राजस्वला, ठीक है। तो ये स्थिति यहाँ पे थी कि जो आपने पश्चिम भारत में देखा कि यहाँ पे भाई हल और कुम्हार का जो चाक था उसको छूने की अनुमति नहीं थी। इसी के साथ साथ पान के बागान में, है ना, जाने की अनुमति नहीं थी। कहाँ पे, बंगाल में। अगर मासिक धर्म के टाइम मतलब है तो उस टाइम पीरियड में मतलब वो नहीं जा सकती थी, है ना। ऐसे कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे। चलिए जी, इसके अलावा सूत काटने की बात कर लो, बर्तन बनाने की बात कर लो, मिट्टी को साफ करने या फिर उसको गूंथने की बात कर लो, है ना, गूंदने की बात कर लो, कपड़ों पर कढ़ाई करना है। ये सारे जो दस्तकारी का काम थे, ये ऐसे काम है जो कि महिलाओं के श्रम पर निर्भर करते थे और इन कामों को महिलाएं ही किया करती थी। पुरुष वगैरह थोड़ी नहीं इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेंगे भाई, है ना। अब ये घर के जितने भी काम होती, जैसे काम है हमारे घर की काम की बात कर ले, महिलाएं ज्यादातर करती है भाई। हम लोग पढ़ा रहे हैं, बाहर जाके काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बाकी घर का काम है मेरी सिस्टर करती है या फिर मेरी मम्मी देखती है। तो यही सारी चीजें है भाई, ठीक है। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था, मतलब कि जिस वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था, जितना ज्यादा व्यापारीकरण होता था, उन कामों को करने के लिए महिलाओं के श्रम की मांग बढ़ती रहती थी, ठीक है। मतलब कि महिलाएं जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका ग्रामीण समाज में निभाने लग रही थी। आगे देखो, क्योंकि समाज श्रम पर निर्भर था, इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। भाई देखो, महिलाओं को एक महत्वपूर्ण संसाधन के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकती थी। अब श्रम की डिमांड, लेबर्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी भाई ग्रामीण समाज में, तो इसलिए महिलाओं को कहीं ना कहीं ये इसलिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें ताकि श्रमिकों की आपूर्ति हो सके, है ना। शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि कुपोषण के कारण या फिर बार बार मां बनने की वजह से जो मृत्यु दर है महिलाओं में वो काफी ज्यादा थी। कुपोषण की वजह से मर जाती थी, या फिर मां बनने के समय भी, डिलीवरी के टाइम पे भी बहुत सारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, तो मृत्यु दर काफी ज्यादा थी, है ना। कई अब महिलाओं की संख्या क्योंकि कम हो गई थी, मतलब कम थी, इस वजह से कई बार क्या होता था कि कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए
दुल्हन की कीमत अदा करनी पड़ती थी मेरे भाई। ये नहीं कि दुल्हन वालों से दहेज ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि दुल्हन वालों जो दुल्हन के घर वालों को कहीं ना कहीं लड़के वालों को पैसे पे करना होता था कि भाई हम आपकी लड़की से शादी करवाना चाहते हैं अपने लड़के की। इस हिसाब से सिस्टम चलता था, क्योंकि महिलाओं की संख्या कम थी, है ना। जैसे कि अभी भी आप जाएंगे हरियाणा साइड जाएंगे तो वहां पे ये चीजें देखने को मिलती है। वहां पे लड़कियों की संख्या है नहीं, पहला नहीं किया आपने। सबसे कम अगर देखे मतलब वहां पे तो जो सेक्स रेशियो जो है हमारा हरियाणा का ये है ना, प्रत्येक 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या बहुत कम है। तो वहां पे ये सारी चीजें अभी भी देखने को मिलता है। और यही चीज मुगल ग्रामीण समाज में भी देखने को मिल रहा था कि कई बार मतलब पे करना पड़ता था लड़की वालों को कि वो अपनी लड़की से शादी करवा दे हमारे लड़के की, है ना। ये चीजें देखने को मिल रहा था। देखो, तलाकशुदा महिलाएं और विधवा दोनों ही कानूनन रूप से शादी कर सकती थी, मतलब शादी करने का हक था भाई सबको, ठीक है। शायद तलाकशुदा है या फिर विधवा है, कानूनी तौर पे शादी करने का हक था। आगे आ जाओ जी। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया जो था वो मर्द होता था। अब घर का मुखिया कौन होता था भाई? मर्द होता था। तो जाहिर सी बात है कि हर चीज में मतलब दादागिरी कौन दिखाएगा? मर्द दिखाएगा, ठीक है। मर्द भाई बहुत बुरी तरीके से महिलाओं के जीवन को काबू में रखने की कोशिश करता था, ठीक है। बेवफाई के शक के आधार पर ही महिलाओं को भयानक दंड दिए जाते थे भाई। बेवफा अगर मतलब मान लो किसी महिला के ऊपर उसके पति को शक हो गया कि भाई ये मेरे साथ बेवफाई कर रही है भाई, फिर देखो तुम क्या होगा। बहुत ज्यादा दंड दिया जाएगा, पीटा जाएगा, मारा जाएगा, कई बार तो घर से निकाल देते थे, है ना। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कुछ इलाकों से हमें जो दस्तावेज मिले हैं उसमें दरख्वास्त देते हुए मिल रही है कि महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से क्या किया, ग्राम पंचायत को भेजा था। मतलब कि न्याय चाह रही है महिलाएं, चाह रही है कि मुआवजा मिले उनको अपने पति से, क्योंकि पति ने तलाक दे दिया या फिर भगा दिया घर से, बच्चे की भी साथ में भेज दिया कि भाई निकल जा तू मेरे घर से। तो ये चीजें मतलब देखने को मिल रहा था। तो ग्राम पंचायत से कहीं ना कहीं आग्रह करते थे कि हमें कुछ मुआवजा मिले ताकि अपना और अपने बच्चों का ख्याल रख सके, ठीक है जी। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, कहाँ आ गए हम? हाँ, पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करते हुए, देखो पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती हुई दिखाई देती है या फिर गृहस्थी के मर्द पर आरोप लगाती है कि वे पत्नी और बच्चों की अनदेखी करता है, ठीक है। महिलाओं ने जब ग्राम पंचायत लगती थी, सभाएं लगती थी, तो वहां पे आरोप लगाते थे अपने पति के ऊपर कि भाई वो भी कहीं ना कहीं बेवफाई कर रहे हैं या फिर अपने बच्चों का और बीवी का ख्याल नहीं रख रहे हैं। ऐसे आरोप महिलाएं लगाती थी। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडनीय नहीं होती थी, मर्द भी बेवफाई करते थे। ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही सिर्फ बेवफाई कर रही है, महिलाएं सिर्फ धोखा दे रही है पति को, मर्द भी बेवफाई करते थे, ठीक है। लेकिन इनके बेवफाई को हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता था, ठीक है, क्योंकि समाज जो था वो पुरुष प्रधान था, है ना। राज्य, देखो आगे क्या लिखा है, लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। ग्राम पंचायत या ऊंची जाति के लोग जो है ये कोशिश करते थे कि भाई कुछ पैसे वैसे महिलाओं को मिल जाए जिससे कि उनका भरण पोषण हो सके। ज्यादातर जब महिलाएं पंचायत को दरख्वास्त देती थी तब उनके नाम जो है दस्तावेज में उनके पति या फिर उनके ससुर या फिर उनके पिता के नाम पे ही दर्ज किए जाते थे। जैसे कि अल्लाह की बीवी है, फला की बेटी है ना, इस तरीके से उनका खुद का नाम दर्ज नहीं किया जाता था। मंजू देवी, सीता देवी, है ना, गीता देवी, ऐसे नाम दर्ज नहीं किया जाता था, है ना। रोशन की बहन, रोशन की मम्मी, इस तरीके से नाम दर्ज किए जाते थे। तो ये कहीं ना कहीं इससे भी ये समझ में आता है कि हाँ, मतलब घर में पूरी तरीके से जो घर का मुखिया होता था मर्द, उसी का नियंत्रण होता था, ठीक है जी। अरे बात समझ में आ जाओ। कुछ पॉइंट्स और आखिरी के रह गए, लगभग आप देखेंगे तो 15+ पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, 15+ पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पुस्तैनिक संपत्ति का हक मिला हुआ था। भूमिहर भद्रजनों का मतलब क्या है कि जो जमींदार होते थे या जो पैसे वाले लोग थे, है ना, भूमिहर जो होते थे, तो उनमें क्या था कि कई महिलाओं को पुस्तैनिक संपत्ति का हक मिला हुआ था। मतलब उनको, उनके माता पिता उनको भी संपत्ति में हक देते थे, है ना। पंजाब से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां महिलाएं पुस्तैनिक संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी। अब पंजाब से ऐसे उदाहरण मिले हैं कि पुस्तैनिक संपत्ति के विक्रय करते हुए एक महिला, मतलब महिला को दिखाया गया है और वो बाजार में हिस्सेदारी भी ले रही है, जमीन को खरीदते और बेचते समय कहीं ना कहीं बिक्री में, है ना।
हिंदू और मुसलमान महिलाओं को भी जमींदारी उत्तराधिकारी में मिली थी, जिसे बेचने और अथवा गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थी, है ना। दोनों ही समुदाय में, आप हिंदू या फिर मुस्लिम, दोनों ही समुदाय की बात कर लो तो सब महिलाओं का कई समूह में, कई जगह पे महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार था। बंगाल में भी महिलाएं जमींदार पाई गई, है ना। कुछ जमींदार महिलाएं भी थी जो कि बंगाल में पाई गई है, ऐसे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारी में से एक राजशाही की जमींदारी, जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी, है ना। जो राजशाही की जो जमींदारी है बंगाल में, है ना, उसकी कर्ता धर्ता, उसको पूरा नियंत्रण किसका था? एक महिला का ही था, एक स्त्री का था। तो इससे समझ में आता है कि महिलाओं का संपत्ति पर भी अधिकार था उस समय काल में, है ना। लेकिन ज्यादातर ये ऊंचे कुल में देखने को मिलता था, निम्न कुल में ऐसा नहीं देखने को मिलता था। ठीक है जी, आ रही बात समझ में सबको? ओके है, एकदम ओके है। तो भाई फायर वाली इमोजी के साथ एक बार यस लिख देना और ये लिख देना कि हाँ भैया सब समझ में आ रहा है, एकदम मजे से सब कुछ ओके 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 है। ओके 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 लिख देना भाई फायर वाली इमोजी के साथ। चलो आ जाओ, जंगल और कबीले। एनसीईआरटी बुक में अगला टॉपिक आपको ना जंगल और कबीले के बारे में दे रखा है भैया, कि मुगल काल में क्या जंगल मंगल थे, क्या जंगल में मंगल होता था, इसके बारे में टॉपिक दे रखा है। तो देखो, जंगल में मंगल भी होता था और बहुत कुछ भी होता था। आओ दिखाता हूं मैं तुम लोगों को। देखो, तो ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों के पास खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। इस लाइन देखो, सेम लाइन से मेरे बाबू क्वेश्चन बनेगा। इस टॉपिक से भी 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, सीबीएसई वालों और बाकी स्टेट बोर्ड वालों सबके लिए कहूंगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है, तो इसलिए ध्यान से समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, ये जो लाइन है ना, पहली लाइन, इसी लाइन को उठा के क्वेश्चन बना देंगे। हिस्ट्री की यही खासियत है। हिस्ट्री में क्या होगा कि एनसीईआरटी की एक लाइन को उठाएंगे, क्वेश्चन बना देंगे और तुमको समझ में नहीं आएगा। अगर एनसीईआरटी बुक को नहीं पढ़े रहोगे तो अरे रोशन भैया, अरे कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या पूछ लिया क्वेश्चन। लेकिन इस लाइन को ही क्वेश्चन बना देते हैं कि मुगल ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों के पास खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो खेती के अलावा क्या होगा भाई? जंगल होगा, है ना। हमें पता है कि लगभग 85% लोग तो क्या कर रहे हैं जी? खेती कर रहे हैं। बहुत सारे एरिया जंगलों से घिरा हुआ था, तो खेती के अलावा बहुत कुछ था, बहुत सारे एरिया जंगलों से घिरा हुआ था। देखो क्या लिखा है, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत की गहरी खेती वाले प्रदेशों को हम छोड़ देते हैं तो जमीन के विशाल हिस्से पर जंगल और झाड़ियां थी, है ना। जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। समसामयिक स्रोतों से, समसामयिक मतलब कि उस समय के जो स्रोत थे, 16वीं 17वीं की सदी के जो स्रोत थे, उससे पता लगता है कि भाई लगभग करीबन 40% जो एरिया था, 40% एरिया वो जंगलों से घिरा हुआ था। 40% कुल क्षेत्रफल का 40% एरिया जंगलों से घिरा हुआ था। देखो, जंगलवासी और उनका जीवन, जंगलवासी कौन थे, उनका जीवन कैसा होता था, इसके बारे में आपको यहाँ पे समझाने को मिलेगा। देखो, समसामयिक रचना यानी कि उस समय की रचना से हमें पता लगता है कि जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल होता है। भैया जंगली कौन, मतलब जंगलवासी कौन थे? जो जंगलों में रहते थे। लेकिन एक चीज याद रखना, जंगल में रहने का मतलब ये नहीं है कि वो सभ्य है, वो सभ्य होते थे, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, लेकिन जंगल में होने का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब जंगल में होने का मतलब ये नहीं था कि वो सभ्य थे, मतलब सभ्यता का ना होना यानी कि वो सभ्य थे। ऐसा नहीं कह सकते कि वो असभ्य थे, बल्कि वो सभ्य थे। लेकिन हम जंगली शब्द का इस्तेमाल उनके लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका गुजर बसर जंगलों से होता था, इसीलिए जंगली शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे भाई। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजर बसर जंगलों के जो उत्पाद है, शिकार है ना, जो स्थानांतरित खेती है, उससे होता था भाई। तो इन लोगों के लिए हम जंगली शब्द का इस्तेमाल करते थे। देखो, ये मौसम के मुताबिक भाई काम करते थे, ये काम मौसम के मुताबिक होता था इनका। उदाहरण के तौर पर भीलो यानी कि बसंत के मौसम में जंगल के उत्पादन इकट्ठा किया जाता था, ठीक है। गर्मियों में मछली पकड़ते थे। देखो, मानसून के समय में खेती करते थे क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि मानसून के समय में वर्षा अधिक हो रही है तो खेती करेंगे, है ना। और शरद और जाड़े के महीने में शिकार करते थे। शरद और जाड़े के महीने में मतलब ठंड ऋतु, जो शीत ऋतु होती है, उसमें शिकार करते थे क्योंकि ठंड में क्या होता है ना, जानवर लोग ना जंगलों में दुबके होते हैं एक जगह पे, और थोड़ा आलस भी होता है ना भाई, ठंडे की वजह से इधर उधर कहाँ भागेंगे, तो उस समय जानवर को मारना आसान होता था। तो इसलिए इस सीजन में क्या करते थे, शिकार करते थे। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और जंगलों में रहने वाले कबीलों की यही खासियत थी कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पे
घूमते रहते थे, यही इनकी विशेषता थी। ठीक है जी, आगे आ जाओ। अब देखो अब क्या होता है 16वीं 17वीं सदी में ना भैया, 16वीं 17वीं सदी में क्या होता है, इनके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाता है। अब इनके जीवन में बदलाव कैसे कैसे होता है, क्या क्या कारण थे जिनकी वजह से इनके जीवन में बदलाव हुआ। देखो सबसे पहला कारण था हाथियों का पकड़ा जाना। अब मुगल बादशाह, मुगल सेना में हाथियों की जरूरत होती थी, है ना। हाथी कहां से लाए जाएंगे भाई, जंगलों से लाए जाते थे। कई बार जंगल वासियों के कबीलों से अगर कोई उपहार मुगल बादशाह लेता था तो उसमें सबसे ज्यादा जो डिमांड में मांगने वाली चीज थी वो हाथी थी। अब हाथी को मांगेंगे तो भाई हाथी जंगल से ही मिलेंगे, जाहिर सी बात है। तो हाथियों को जंगलों से पकड़ा जाता था, इसके वजह से जंगल वासियों के जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। दूसरा कारण था शिकार अभियान। अब भैया राजा मुगल बादशाह जो होता था ना, शिकार अभियान चलाता था। मतलब शिकार अभियान के माध्यम से पूरे साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था, है ना। पूरे साम्राज्य के हर एक कोने में जाता था शिकार के बहाने, जंगली जानवरों को मारने के बहाने। कई बार लोगों से मिल लिया, जंगली लोगों से मुलाकात हो गई, पूछ लिया बताओ भाई तुम्हारी क्या समस्या है। बादशाह ने पूछा जंगलवासी से क्या समस्या है तुम्हारी, समस्या बताओ। जंगलवासियों ने बोला कि भाई साहब जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, हमारी समस्या का समाधान करो। तो बादशाह ने बोला ठीक है, आज ही सफाया कर देते हैं भाई सब सारे जानवरों का। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं शिकार अभियान की वजह से भी जंगल वासियों के जीवन में बदलाव आया। मुगल बादशाह साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था, लोगों से मिलता था, उनकी समस्याओं का समाधान करता था। जंगल वासियों से भी मिले होंगे, उनके समस्याओं का भी समाधान किया होगा। आ रही बात समझ में, बहुत आसान, बहुत आसान। पढ़ लेना इसको भाई, पढ़ लेना। चलो आगे आ जाओ। वाणिज्यिक कृषि का प्रसार। वाणिज्यिक कृषि मतलब कि व्यापारिक कृषि, जिसको बेच के होगा पैसा, पैसा पैसा पैसा, सबको चाहिए पैसा, मुझको चाहिए, तुमको चाहिए, सबको चाहिए, है ना जी। देखो तो वाणिज्यिक कृषि का प्रसार हुआ। जंगल के बहुत सारे उत्पाद थे जिनकी डिमांड बहुत थी, जैसे शहद की बात कर लो, है ना, मधुमोम की बात कर लो, लौक की बात कर लो। ये बहुत ही मतलब डिमांडेड चीजें थी जो कि जंगलों से ही पाई जाती थी, है ना। इसका निर्यात होता था, आयात निर्यात होता, मतलब इसका निर्यात करते थी। ठीक है, समुद्री पार की जो मुख्य निर्यात की मदद थी, यही सारी चीजें थी जिनको निर्यात करके भारी मुनाफा कमाया जा सकता था। साथ ही साथ मैंने आपको बोला कि हाथी पकड़े जाते थे भाई, कहां से, जंगलों से, इनका भी व्यापार होता था। तो इससे जंगलवासियों को भी बहुत मुनाफा होता था, है ना। देखो आगे क्या लिखा है, कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार में लगे थे, जैसे पंजाब का लोहानी कबीला, है ना। पंजाब का जो लोहानी कबीला था वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो जमीनी व्यापार हो रही थी उसमें नियंत्रण था। ये भी एक जंगलवासियों का कबीला है भाई। ये पंजाब के गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार में भी शिरकत करते थे। ठीक है, तो ये जंगलवासियों का कबीला था जो कि व्यापार पे पूरी तरीके से कंट्रोल रख रखा था। तो एक एग्जांपल इनका दे सकते हो लोहानी कबीले का। लोहानी कबीला कहां से था भाई, पंजाब से था। ठीक है, आओ अगला पॉइंट देखो। जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आने का एक और कारण है सामाजिक परिवर्तन। उनके समाज में कुछ परिवर्तन होते हैं। देखो जंगलवासी रहते थे कबीलों में, मतलब इनके कबीले होते थे। कबीले का एक क्या होगा भैया, मुखिया होगा, है ना, एक मुखिया होगा। ठीक है, अब ये मुखिया जो थे धीरे धीरे प्रोग्रेस करते गए। कुछ मुखिया क्या बन गए, जमींदार बन गए, कुछ बन गए राजा। अब यह राजा बनोगे, जाहिर सी बात है कि राजा बनोगे तो राजा बनने के बाद सेना भी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सेना बना दिया, अपने ही परिवार वालों को, सगे संबंधियों को सेना में भर दिया। इस तरीके से उनकी एक विशाल सेना बन गई। देखो यहाँ पे एक डाटा दे रखा है कि सिंध इलाके की कबीलाई सेना में लगभग 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सिपाही होते थे। तो इससे समझ सकते हो, है ना, किस तरीके से इन्होंने सेना गठित कर दी। असम में असम के जो अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। ये वे लोग थे जिन्होंने जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी, है ना। ये जो पायक थे कौन थे, ऐसे लोग थे जो कि जमीन के बदले सैनिक सेवा दिया करते थे, है ना। ये एक चीज बहुत एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अहोम राजा कहां से थे भैया, असम से थे। ठीक है, याद रखना। लोहानी कबीला कहां से था, पंजाब से था। ये सब चीजें एमसीक्यू में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि एमसीक्यू में अब डीप पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा डीप चीजें, है ना। सामाजिक परिवर्तन हो गया, सांस्कृतिक प्रभाव भी हुआ। सांस्कृतिक प्रभाव में यहाँ पे धर्म का प्रभाव हम देखते हैं। धर्म का प्रभाव, कौन से धर्म का भैया, इस्लाम धर्म, है ना। धीरे धीरे जंगलों में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा भैया। अब कुछ सूफी संत थे, देखो इसमें सूफी संत ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूफी संत जो घुमक्कड़ होते थे, आपको पता है ना,
जिनको हम बेसरिया कहते हैं, बेसरिया सूफी संत, घूमते घूमते जंगलों में चले गए। अब जंगल में जाके भाई जंगल वासियों को बोल दिया इस्लाम धर्म के बारे में, बता दिए इस्लाम धर्म की विशेषताएं बता दी, उनको बोल दिया कि भाई इस्लाम धर्म अपना लो। तो बहुत सारे जंगल वासियों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया और इस तरीके से जंगलों में इस्लाम धर्म का प्रसार मतलब प्रचार प्रसार होने लगा। तो ये सांस्कृतिक प्रभाव में आप यही पॉइंट देखेंगे, यही पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आसान था, 5 पॉइंट हो गया भाई। बस आ जाओ अगले टॉपिक की तरफ आ जाओ। अगला टॉपिक है हमारा जमींदारों के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितने भी टॉपिक भाई अभी मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। देखो जमींदार होते कौन थे जमींदार? तो जमींदार सबसे समझ में आता है जमीन के मालिक, जो जमीन के होते थे मालिक, भूमि के स्वामी, उनको हम बोलते हैं जमींदार। ठीक है, विशेष देखो क्या लिखा है, मुसलमानों के राज्य काल में जो मनुष्य किसी छोटे प्रांत, जिले या कुछ गांवों का भूमि कर लगाने और सरकारी खजाने में जमा करने के लिए नियुक्त होता था वह जमींदार कहलाता था, है ना। जमींदार कौन थे भाई? मुगल काल में जमीन के मालिक होते थे, कुछ प्रांत, कुछ गांव, बहुत सारे गांवों पर नियंत्रण होता था, भूमि कर वसूलते थे और आगे राजा को, मुगल बादशाह को पे करते थे। यह जमींदारों का काम था। अब मुगल ग्रामीण समाज में बहुत ही पावरफुल होते थे ये जमींदार, बहुत ज्यादा पावरफुल थे। कैसे थे पावरफुल, वो तो आगे जो पॉइंट्स बताऊंगा उसके हिसाब से आपको पता लग ही जाएगा। देखो, जमींदार अपने जमीन के मालिक होते थे। पहली बात तो भाई बहुत विस्तृत जमीनें होती थी इनके पास। ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली होती थी, क्योंकि ग्रामीण समाज में सबसे ऊंची हैसियत जमींदारों की होती थी। इनकी बड़ी हैसियत के पीछे एक कारण तो इनकी जाति होती थी। भाई देखो, जितने भी जमींदार होते थे वो ज्यादातर ऊंची जाति से आते थे, है ना। दूसरा कारण क्या था कि राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे, राज्य को कुछ स्पेशल सेवाएं, ट्रीटमेंट दिया करते थे। इसके वजह से भी इनकी हैसियत काफी ज्यादा ऊंची थी। तो 2 कारण थे, एक तो जाति, दूसरा राज्य को ये विशेष किस्म की सेवाएं देते थे। इन 2 वजह से इनकी हैसियत बहुत ऊंची थी। देखो आगे क्या लिखा, जमींदारों के पास उनकी व्यक्तिगत जमीन थी जिसे मिल्कियत कहते थे, यानी कि संपत्ति। इनकी संपत्ति जमीन जो है वो मिल्कियत कहलाता था, यानी कि उनका खुद का हक होता था उस पर, है ना जी। मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। जो इनके अंडर जमीनें थी उस पर उनके निजी इस्तेमाल के लिए होता था खेती। इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या फिर पराधीन मजदूर जो होते थे वो खेती करते थे। भैया दिहाड़ी के मजदूर समझ जाओ, दिहाड़ी के लिए मतलब कि रोज का पैसा इनको मिल जाता था। पराधीन यानी कि जो गुलाम होते थे, जो युद्ध के समय में जो सैनिक गुलाम बन गए उनको पराधीन मजदूर के तौर पर इनसे काम ले लिया जाता है ना। तो ये उनके जमीन पे खेती करते थे। आगे देखो अगला पॉइंट क्या है कि जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकता था, किसी के नाम पर भी कर सकता था और गिरवी भी रख सकता था। भाई पूरा हक था, पूरा हक। किसी को बेचो, किसी को गिरवी रखो, किसी को दान में दे दो, जो मर्जी करना है कर दो, ठीक है। तो पूरा हक था इनको। जमींदार राज्य की ओर से कर वसूलता था। भैया जमींदार को पूरा हक था। जाओ, राजाओं ने मतलब मुगल बादशाहों ने पूरा पावर दे रखा था कि जो एरिया तुम्हारे अंडर में है जाओ टैक्स वसूलो और हमें लाके दो। तो ये काम करते थे। इसके बदले उनको वित्तीय मुआवजा मिलता था। भाई अब बिना फायदा के थोड़ी नहीं करेंगे, कुछ वित्तीय, कुछ मतलब उसमें से कुछ परसेंटेज इनको मिल जाता था। इसीलिए तो तबाही मचा रहे थे जमींदार। उनके पास सैनिक संसाधन होता था। भाई खुद के सैनिक संसाधन, खुद के सेना, खुद के तोप खाने, खुद के किले। देखो अपने खुद के किले होते थे, अपने सैनिक टुकड़ियां थी, जैसे कि घुड़सवार, तोप खाने, पैदल सिपाही, ये सब पूरा जत्था, पूरा एक सैनिक का जत्था इनके पास होता था इनके प्रोटेक्शन के लिए। अगर मुगल कालीन गांव में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में करेंगे ना भैया, एक पिरामिड के तौर पे आप मुगल ग्रामीण समाज को देखोगे ना, सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे कौन आएगा? सबसे टॉप पे आएगा जमींदार। जमींदार, ठीक है। सबसे टॉप पे कौन आ गया? जमींदार आ गया। जमींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिक सरदारों के जरिए कमजोर लोगों को हराना। अब देखो जमींदारी फैलाने का, अपनी जमीन को फैलाने का एक तरीका क्या था कि अपने से कमजोर जो जमींदार है, यानी कि सरदार बोल दो, जमींदार बोल दो, अपने से जो कमजोर जमींदार है ना उसको हराओ, उसको मारो, दो खर्चा पानी और इसके जमीन पे कर लो कब्जा, तो बन जाओगे आप जमींदार।
कई बार क्या होता था, मुगल बादशाह भी कुछ व्यक्तियों से प्रसन्न हो जाते थे, मतलब खुश हो गए, उनको जमीनें दे दी तो वो भी जमींदार बन गया, है ना। तो ये तरीके थे जमींदार बनने का। देखो, नई जमीनों को बसाकर अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए राज्य के आदेश से या फिर खरीद कर जमींदारी बढ़ाई जा सकती थी, है ना। जमींदारी, अपनी जमींदारी को कैसे बढ़ा सकते थे, या तो खरीद लो जमीनों को, राज्य ने आशीर्वाद दे दिया, जमीनें दे दी तो बढ़ सकती थी, ठीक है। राजपूतों और जाटों ने रणनीतिक अपनाकर, है ना, उत्तर भारत में जमीन के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण जमा लिया था। जो राजपूत थे, जाट थे, कुछ रणनीतियां अपनाई और जमीन के बहुत बड़े हिस्से पे अपना अधिकार जमा लिया। जमीन की खरीदारी से गांव के मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। देखो, जमींदार जमीन को खरीदते थे, बेचते थे, इससे मौद्रीकरण की प्रक्रिया बढ़ गई थी। इसके अलावा जमींदार अपनी फसलों को बेचने के लिए बाजार स्थापित करते थे, क्योंकि इनके पास बहुत सारी फसलें होती थी, उनको बेचना है तो बाजार स्थापित कर रहे हैं। अब इस बाजार में किसान भी जा रहे हैं, अपनी फसलों को बेच रहे हैं, तो इससे किसानों को भी फायदा हो रहा है। कई बार किसानों की हेल्प भी करते थे, ऐसा नहीं कि मतलब किसानों को बस शोषण करते थे। ऐसा कहा जाता है कि मुगल ग्रामीण समाज में जमींदार एक शोषणकर्ता वर्ग था, जो कि किसानों का बहुत तगड़े तरीके से शोषण किया था, लेकिन जरूरत पड़ने पे हेल्प भी करते थे। कुछ सामान उपलब्ध करा दिए, जमीनें उपलब्ध करा दी किसानों के लिए, है ना, खेती करने के लिए जो भी साधन चाहिए थे, संसाधन चाहिए थे, वो सारे उपलब्ध करा देते थे। तो इससे एक अच्छे, मतलब कुछ अच्छे जमींदार भी हमारे ग्रामीण समाज में मौजूद थे। ठीक है जी, आगे आ जाओ। भू राजस्व प्रणाली की बात करेंगे, ठीक है। भू राजस्व प्रणाली, तो सबसे पहले तो भाई भू राजस्व का मतलब आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि भैया ये भू राजस्व होता क्या है। तो भू राजस्व का मतलब होता है, राजस्व का मतलब क्या होता है, कर, टैक्स। और भू मतलब क्या होता है, जमीन, है ना, यानी कि जमीन से मिलने वाला जो कर है, उसके बारे में इस टॉपिक में आपको समझने को मिलेगा। ठीक है, किस तरीके से मुगल ग्रामीण समाज में टैक्स एकत्रित किया जाता था, टैक्स एकत्रित करने की कौन कौन सी व्यवस्थाएं बनाई गई थी, उसके बारे में आपको समझने को मिलेगा। देखो, जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी लाइन से क्वेश्चन बनेगा पेपर में, इसी लाइन से। कैसे? जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। कथन को स्पष्ट कीजिए, या कैसे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो, पूरा पॉइंट जो बताऊंगा ये सारे पॉइंट्स लिख के आने आप लोगों को, है ना, इस क्वेश्चन में। तो मुगल साम्राज्य की जो आर्थिक बुनियाद थी ना, वो भूमि से मिलने वाला कर था, राजस्व था, क्योंकि पूरा जो साम्राज्य था इसी पे टिका हुआ था। मैंने बोला ना, ग्रामीण समाज में लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ खेती कर रहे हैं। 85% लोग खेती कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इनकम कहां से आएगा, भूमि से ही आएगा, जमीन से मिलने वाला टैक्स ही था। तो इसीलिए इसको आर्थिक बुनियाद कहा गया, जिसपे पूरा मुगल साम्राज्य जो था वो टिका हुआ था, है ना। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन व वसूली के लिए यह जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र तैयार करे, मतलब कुछ प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाए, जिससे कि टैक्स जो है वो मुगल बादशाह को, मुगल राजा को, राज्य को आसानी से मिल सके। इसके लिए एक दफ्तर बनाया गया, उस दफ्तर का प्रमुख होता है दीवान। ठीक है, दीवान के दफ्तर के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी थी। इस राजस्व व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी किसको दी गई, दीवान को दी गई। दीवान के दफ्तर के ऊपर पूरी तरीके से इस चीज की जिम्मेदारी थी, है ना। देखो, लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर ली थी। ये जमीन है, ठीक है, इस जमीन से कितना उत्पादन हो रहा है, ठीक है, कौन है इसका मालिक, जमीन का मालिक कौन है ना, किस किस मौसम में खेती होता है, सब कुछ पता कर लिया, सारी जानकारी इकट्ठी कर ली। उसके बाद राजस्व का निर्धारण किया। ये नहीं कि ऐड में मतलब किसी के ऊपर भी कितने भी टैक्स लगा दिया, ऐसा नहीं, पूरी जानकारी जुटाई गई। देखो आगे क्या है, भू राजस्व के इंतजामात के 2 चरण थे, है ना। भूमि जो राजस्व का इंतजामात किया गया था, उसके 2 चरण थे। पहला था कर का निर्धारण। पहले क्या होता था, कर का निर्धारण किया जाता था और उसके बाद फिर वास्तविक वसूली की जाती थी। ये 2 चरण थे, है ना। यहां पे आप देखेंगे जमा, जमा क्या होता था, जमा होता था निर्धारित रकम, ठीक है, जो रकम निर्धारित की गई कि भाई हाँ इस किसान से लेना है, उसको बोला जाता था जमा। और जो सचमुच वसूली, जो वसूली होती थी, वसूली क्या होता था, जो सचमुच में जो रकम वसूली की गई है ना। जमा मान लो कि जमा भाई कुछ भी हो सकता है, मान लो 10,000 है जमा,
लेकिन जरूरी थोड़ी नहीं है कि किसान 10,000 दे ही देगा। मान लो किसान ने 8,000 दिया, ठीक है, किसान ने मान लो 8,000 दिया, तो ये क्या हो गई, वसूली हो गई। ये वसूली है और ये जमा है ना। तो जमा निर्धारित रकम होती थी और वसूली वास्तव में जो वसूली की गई है। आ रहा है समझ में सबको? आगे आ जाओ। देखो अमील गुजार या राजस्व वसूल करने वाला, मतलब जो था एक अधिकारी होता था, अमीर गुजार, ठीक है, अमीर गुजार एक अधिकारी होता था जो कहीं ना कहीं राजस्व को वसूलने का काम करता था। वैसे दीवान, मैंने बोला दीवान का पूरा दफ्तर था, पूरी इस व्यवस्था की देखरेख दीवान के दफ्तर पे था, लेकिन उसमें भी एक अधिकारी होता था जिसको हम बोलते हैं अमीर गुजार, है ना। ये क्या काम करता था, टैक्स की वसूली करता था, है ना। तो इसको अकबर ने क्या किया, अकबर ने ये हुक्म दिया था कि कोशिश करे कि, मतलब इनको कोशिश करना चाहिए कि नकद में भुगतान करे, मतलब ज्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि नकद में भुगतान हो, नकद में टैक्स मिले। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी खुला रहना चाहिए, फसल में, है ना, फसलों के रूप में भी किसान जो है वो टैक्स पे कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन खुला रहना चाहिए। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करता था। जाहिर सी बात है कि भाई प्रॉफिट तो चाहिए ही राज्य को, तो अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करते थे। ठीक है जी, हो गया। आ जाओ। हर प्रांत में जुड़ी हुई जमीन और जोतने लायक जमीनों दोनों की नपाई की गई। जो भी जमीनें थी, जोतने लायक जो भी जमीनें थी, सबकी नपाई की गई थी। नपाई के माध्यम से जो आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आईन में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलित कर रखा है। इसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में भी जमीन की नपाई हुए थे। जैसे कि 1665 में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि हर गांव में खेतीहरों की संख्या का आकलन रखा जाए, पूरा हिसाब किताब इकट्ठा किया जाए, है ना जी। तो ये आपका पूरा टॉपिक था, मुगल ग्रामीण समाज में टैक्स कैसे एकत्रित किया जाता था। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे आ जाओ। चांदी का भाव, चांदी किस तरीके से भारत में पहुंचा और किस तरीके से चांदी का बेनिफिट जो है हमारे मौद्रिक व्यवस्था को मिली, उसके बारे में इस टॉपिक में आपको समझने को मिलेगा। चलिए जी, शुरू करते हैं सीधा हम। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं 17वीं सदी में सत्ता और संसाधन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहा, है ना। 16वीं 17वीं सदी में कुछ और एशिया में कुछ और राजवंश भी थे, लेकिन मुगल साम्राज्य भी उनमें से एक था, बहुत ही पावरफुल था। लेकिन कुछ और, जैसे आप मध्य एशिया में देखेंगे, एशिया में देखेंगे तो एशिया में आपको मिंग वंश है, मिंग, जो कि चीन में था। सफावी कहां से थे भाई, ईरान से थे, है ना। और ऑटोमन कहां से थे, तुर्की से थे। तो ये भी बहुत ही पावरफुल थे। साथ ही साथ इनमें से एशिया का एक और जो साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य भारत में, वो बहुत ही मजबूत था, बहुत ही पावरफुल था। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर आपको पता है, यूरोप, है ना, तक जमीनी व्यापारी का जीवंत जाल बिछा दिया था। तो ये सारे साम्राज्य, क्योंकि इनकी सीमाएं बिल्कुल स्थिर थी, ज्यादा मार काट युद्ध नहीं होता था, तो व्यापारिक जाले आपस में बिछी हुई थी साम्राज्यों के बीच में। अब इसी को देखते हैं कि व्यापार वगैरह होते थे इन साम्राज्यों के बीच में, तो क्या होगा देखो। इस वजह से भारत के समुद्री पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई, है ना, और दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का जो व्यापार है वो शुरू होने लग गया था। इससे क्या हुआ कि हमारी जो भौगोलिक विविधता है, व्यापार में जो भौगोलिक विविधता है वो बढ़ी और कई नई वस्तुएं भारत में आने लगी। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया से भारी मात्रा में चांदी आई। अब भारत की जो चीजें दूसरे देशों में जा रही है, उसके बदले वहां के देश जो है वो किस चीज में पेमेंट कर रहे हैं, चांदी के रूप में। तो चांदी का बहाव जो है कहीं ना कहीं भारत की तरफ होने लगा, बहुत सारे चांदी जो है भारत की तरफ आने लगा, है ना। पेमेंट मिल रहा है भाई, भारत के जो भी व्यापारिक वस्तु है उसके बदले पेमेंट हमें किस में मिल रहा है, चांदी में। तो चांदी का बहाव भारत की तरफ हुआ। अब इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा क्या हुआ, भारत की तरफ खिंच गया। यह भारत के लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि यहां से चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। भारत में चांदी के प्राकृतिक संसाधनों की बहुत कमी थी, है ना। 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा, खासकर चांदी के रुपयों की उपलब्धता में अच्छी दर पे वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि चांदी के रूप में अब मुद्राओं को, मतलब सिक्कों को ढाला जा सकता था, चांदी के सिक्कों को। इसके साथ ही एक तरफ से अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार जो है और सिक्कों की ढलाई में विस्तार हुआ, और दूसरी तरफ मुगल राज्य को नकदी कर उगाने में भी आसानी हुई। भैया एक तो सिक्कों का फ्लो बढ़ रहा है ना, सिक्के बहुत, मतलब मुद्रा का फ्लो बढ़ गया पूरे मुगल साम्राज्य में, और साथ ही साथ अब मुगल राजाओं को
नकदी में मिल सकता था पैसा, फसल में टैक्स नहीं ले सकते थे, बल्कि अब क्योंकि पैसे बहुत है तो किसान भी उनको नकदी में पेमेंट करने लगे थे, है ना जी। चलो देखो यहाँ पे एक दो आपको डेट और नाम देखने को मिल जाएगा, याद करके जाना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। देखो इटली के एक मुसाफिर जोवानी कारेरी, ठीक है, जोवानी कारेरी, जो कि लगभग 1690 में भारत से होकर गुजरा था, ने इस बात का जिक्र सजीव, मतलब इसने जो है इस बात का सजीव चित्र पेश किया कि किस तरह चांदी का तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचा था, है ना, किस तरीके से चांदी का जो भाव है वो भारत की तरफ हुआ था, इस बात का जिक्र इसने कर रखा है। उसी से हमें यह भी पता चलता है कि 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नकद और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था, ठीक है, मतलब नकद और वस्तुओं का आदान प्रदान इस समय बहुत ज्यादा मात्रा में भारत में देखने को मिल रहा था, इसी बात का जिक्र ये करता है। तो इसका नाम याद रखो, चांदी के भाव के बारे में बोला था, डेट याद रखो, बस काफी है। चलो जी, अब हम अब्दुल फजल की आईने अकबरी की बात करेंगे। आईने अकबरी क्या है, इसकी क्या विशेषता है, क्या कमियां है, और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा जी, ठीक है। शुरू करिए। देखो आप सभी को पता है कि अकबरनामा के बारे में मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया था, इसके बारे में जी, है ना, अकबरनामा। तो अकबरनामा के कितने जिल्द है भाई, 3 जिल्द है, तीन जिल्दों में लिखा गया था, जिसमें से तीसरा जिल्द कौन सा है, तीसरा जिल्द है हमारा आईने अकबरी, है ना, आईने अकबरी, ठीक है। पहले 2 जिल्दों में अकबर के इतिहास का वर्णन किया गया है, तीसरा जिल्द आईने अकबरी में ग्रामीण समाज का जिक्र किया गया है पूरी तरीके से। देखो क्या लिखा है, आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है, 1598 ईस्वी में 5 संशोधन के बाद ये इसका जो निर्माण कार्य है पूरा हुआ। अकबरनामा का तीसरा जिल्द था ये, ठीक है। पहले 2 जिल्द ऐतिहासिक दास्ताओं के बारे में बताती है, तीसरा जिल्द आईने अकबरी शाही नियम कानून के बारे में बताती है, साम्राज्य के राजपत्र की सूरत में बनाई गई थी, मतलब पूरी तरीके से ग्रामीण समाज, वहां के नियम, शाही नियम, है ना, इन सब चीजों का जिक्र करता है। आइन कई चीजों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताता है, हमें बहुत सारी चीजों का इसमें वर्णन मिलता है। इसकी विशेषता की बात करूं तो इसमें आपको मुगल दरबार के बारे में, वहां के प्रशासन व्यवस्था, सेना का गठन, राजस्व के स्रोत क्या थे, अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल कैसा था, लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाज के बारे में बता देता है, ठीक है। इसके अलावा आइन सूबों के बारे में पेचीदे और जो आंकड़े हैं, पेचीदे और बहुत जो टफ आंकड़े, वो भी बहुत ही बारीकी से हमें बताती है ना। इन 5 भागों में संकलन किया गया, जो आईने अकबरी है उसको 5 भागों में संकलित किया गया। देखो जरा 5 भागों के नाम देख लो और उनकी क्या विशेषता है वो भी समझ लो, है ना। आईने अकबरी को कितने भागों में लिखा गया, 5 भागों में। पहले 3 भाग प्रशासन के बारे में जानकारी देती है। पहले भाग की बात करूं तो मंजिलवादी। देखो मंजिलवादी पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रखरखाव के बारे में बताता है ना, रखरखाव, शाही घर परिवार के बारे में, मतलब कि पूरी तरीके से घरेलू दुनिया का वर्णन इसमें किया गया है और घर का रखरखाव कैसे होता था उसके बारे में जिक्र किया गया। दूसरा भाग सिपाह आबादी है। सिपाह आबादी, सिपाह से समझ में आ जाता है सिपाही के बारे में होगा इसमें, है ना, यानी कि सैनिकों के बारे में है, और नागरिक प्रशासन और नौकरों की जो व्यवस्था थी उसके बारे में है। सिपाह से समझ जाओ सिपाहियों के बारे में, और जो प्रशासनिक अधिकारी है ना, प्रशासनिक जो तंत्र था उसके बारे में बड़ा सुंदर वर्णन इसमें किया गया है ना। इसके अलावा तीसरा भाग है वो है मुल्कवादी। मुल्कवादी में साम्राज्य की जो प्रांत है, ठीक है, साम्राज्य के प्रांत के वित्तीय पहलुओं पर और राजस्व की दरों के आंकड़ों पर जोर दिया गया है, मतलब कि वहां के जो वित्तीय पहलू है उस पर बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है। इस प्रांतों से, किस प्रांत से किस तरीके से टैक्स वसूला जा रहा था, कितना टैक्स वसूला जा रहा था, ये सब हमें मुल्कवादी से देखने को मिल जाता है, ठीक है जी, ठीक है। 3 हो गए, मंजिलवादी, सिपाहवादी, मुल्कवादी। याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। मंजिलवादी में आपको क्या पता चलता है, तो शाही घर परिवार के बारे में, उसके रखरखाव के बारे में। सिपाहवादी से सैनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था का जो नागरिक प्रशासनिक अधिकारी है, नौकरों की जो व्यवस्था है उसके बारे में पता चलता है। तीसरा है आपका मुल्कवादी, इसमें आपको वहां के वित्तीय पहलुओं का जिक्र किया गया है, राजस्व की दरों का जो आंकड़ा है वो आपको दिया गया है ना। देखो आगे क्या लिखा है, इनमें सांख्यिकी सूचना अच्छे से लिखी गई है, जिसमें सूबों, और सूबों मतलब प्रांत की बात हो रही है, सूबों और उसकी तमाम प्रशासनिक व्यवस्था की जो भौगोलिक और जो भी सांस्कृतिक और आर्थिक रेखा चित्र है उसका सुंदर वर्णन किया गया है। हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों का कुल
मापी गई जमीन और निर्धारित राजस्व भी दी गई है ना। हर एक प्रांत का जो भी कुल मापी गई जो जमीनें हैं, वहां से कितना राजस्व आ रहा है, उसका भी वर्णन है। इसके अलावा सूबा स्तर की अच्छे से जानकारी देने के बाद आइन हमें सूबों के नीचे की इकाई जो इकाई है सरकारों के बारे में भी बताती है। सूबा से नीचे जो आता है, जो भी सूबा से नीचे जो एरिया आता था, उसके बारे में भी हमें बहुत अच्छे से जानकारी देते हैं। जैसे कि परगना होता है, एक परगना, परगना का मतलब क्या होता है, सूबा से नीचे होता है परगना, है ना। परगना मतलब सूबा एक तरीके से आप समझ लो प्रांत या जिला बोल दो, है ना। परगना यानी कि उपजिला, मतलब उससे नीचे, ठीक है। तो यहां से भी बहुत सारी जानकारी हमें मिल जाती है। मुल्क आबादी उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत आकर्षक और पेचीदी चित्र पेश करता है, ठीक है। चौथी और पांचवी स्तर की हम बात कर देते हैं। देखो चौथी और पांचवी जो हमारी भाग है, 3 भाग तो हमने समझ लिया, है ना, मंजिल आबादी, सिपा आबादी और मुल्क आबादी। इसके अलावा चौथे और पांचवें भाग की बात करें तो इससे हमें भारत के जो मजहबी इतिहास है ना, साहित्य है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, इसके बारे में हमें पता चलता है चौथे और पांचवें भाग से, है ना। तो इस हिसाब से आपके टोटल 5 भाग हो गए आईने अकबरी के। याद रहेगा सबको। आजो आईने अकबरी की कुछ सीमाएं भी है भाई, सीमाएं है, कुछ कमियां है, जब भी तो इसको 5 बार संशोधित किया गया, 5 बार बदला गया। जो भी सांख्यिकी आंकड़े जो थे ना, उसमें बहुत सारी गलतियां है, बहुत सारी कमियां है ना। संख्यात्मक आंकड़ों में बहुत सारी गलतियां है, जोड़ करने में बहुत सारी गलतियां की गई है। जो संख्यात्मक आंकड़े उसके कैलकुलेशन में बहुत सारी गलतियां है ना। इसके संख्यात्मक आंकड़ों में फर्क है बहुत ज्यादा। आइन में दी गई जानकारी राजधानी आगरा और उसके आसपास के इलाकों से ली गई है और बाकी हिस्सों से नहीं ली गई है। ये भेदभाव है कहीं ना कहीं। आईने अकबरी में जो भी हमें जानकारी दी गई है वो मुगलों की राजधानी के आसपास की एरिया, जो मुगलों की क्या थी, राजधानी, है ना। मुगलों की राजधानी और उसके आसपास के एरिया से हमें जानकारी मिली। दूर के एरियाओं के बारे में कुछ खास जानकारी आईने अकबरी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो संख्यात्मक आंकड़ों में बहुत सारी कमियां है, जोड़ करने में बहुत सारी गलतियां की गई है और सभी प्रांतों से जानकारी नहीं ली गई, केवल राजधानी और उसके आसपास के एरियाओं से ही जानकारी जुटाई गई। 3 कमियां बहुत है, ठीक है। आ जाओ, अब आपको आखिरी टॉपिक आपको समझने को मिलेगा, मैं ऐसे समझा देता हूं, आप लोग पढ़ लेना इसको। आईने अकबरी एक अनोखा दस्तावेज क्यों है? अनोखा दस्तावेज आईने अकबरी को हम क्यों कहते हैं? देखो वैसे तो 16वीं 17वीं सदी के इतिहास की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत आईने अकबरी ही है, जानकारी प्राप्त करने का असामान्य और अनोखा दस्तावेज जिसको हम कहते हैं। क्योंकि इसके अलावा और कोई हमें दस्तावेज मिलेगा ही नहीं जिसमें हमें ग्रामीण समाज के बारे में, कृषि व्यवस्था के बारे में, है ना, वहां की जो भी ग्रामीण व्यवस्था है उसके बारे में हमें जानकारी दे। क्योंकि 16वीं 17वीं सदी के ज्यादातर अबुल फजल है, अबुल फजल से ज्यादातर मध्यकालीन जो इतिहासकार थे वो क्या लिखते थे? वो लिखते थे युद्ध के बारे में, है ना। अपने ग्रंथों में क्या लिखते थे? ज्यादातर जो जंग है, फतेह है, सियासी साजिश जो भी हो रही है ना, मार काट जो हो रहा है, उसके बारे में लिखते थे। लेकिन अब्दुल फजल है उसने ग्रामीण समाज का जिक्र किया, वहां के बाशिंदों के बारे में बताया, वहां के आम नागरिकों के बारे में बताया, कृषि व्यवस्था, कर व्यवस्था के बारे में बताया, वहां का भूगोल, है ना, वहां का रीति रिवाज बताया, जो कि ऐसा किसी इतिहासकार ने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इन सभी वजह से हम कह सकते हैं कि आईने अकबरी एक अनोखा दस्तावेज है और आगे बना रहेगा, इसके जैसा कोई दस्तावेज नहीं है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे देखेंगे, सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया है वही सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेगा और उसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस 3 पेज को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसमें आपको बता रखा है कि आईने अकबरी एक अनोखा दस्तावेज क्यों है, पहला, ये दूसरा पेज और ये आपका तीसरा पेज, ठीक है। जो मैंने आपको पॉइंट बताए सेम टू सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। तो इसी के लिए मतलब चैप्टर खत्म होने के लिए एक लाइक तो बनता है वीडियो को, और अपने बहुत सारे दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।